तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी जो है उसकी ये डायग्राम है, ये स्कीमेटिक व्यू ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। तो जो डैम होता है उसमें पानी ऊपर से नीचे गिरता है, पानी हाइट पे पहुंचता है, नदी के पानी को उस जगह ऐसी जगह से बांध बनाते हैं यहाँ पर पानी बहुत हाइट से एक जगह में जमा हो जाता है। तो ऐसे ये रेजरवायर इसको कहते हैं। रेजरवायर का मतलब जहाँ पर पानी बहुत सारा जमा है, जहाँ इसको ब्लॉक किया हुआ है। तो ये इसके स्लूस गेट्स हैं, इनको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से पानी आएगा तो ये एक टनल है, ये टनल में से पानी नीचे आएगा तो यहाँ पर इसकी टरबाइन है। जो टरबाइन है वो जनरेटर के साथ में है, ये पावर हाउस है। तो इसके साथ में ये जो एक्सल है इसके साथ में टरबाइन लगी हुई है, इसके ब्लेड्स लगे हुए हैं। दे मूव विद द फोर्स ऑफ वाटर, मूविंग वाटर जो है उसकी किनेटिक एनर्जी से ये जो इसके ब्लेड्स हैं टरबाइन के वो घूमते हैं, जिससे इसके अंदर जनरेटर है। जनरेटर का अभी इस पिछले चैप्टर में था जनरेटर, तो वो आप खुद पढ़ सकते हो। अगर नहीं समझ में आए तो मैं बता सकता हूँ, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये जनरेटर जो होता है ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी घूमने वाली जो इसके अंदर जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी है। इसके अंदर मैग्नेट होते हैं, कॉयल होती है, बहुत बड़ा सिस्टम होता है ये। तो कहीं भी हम इसको बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी आके यहाँ से बनेगी और ये पावर लाइंस हैं यहाँ से आगे जाएंगी। तो ये पानी जो अगले नीचे एक और ऐसा जनरेटर लगा हुआ उसको फिर से घुमाएंगे, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो अलग अलग जगह पे इसको हम बना सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइडल इलेक्ट्रिसिटी। हाइडल का मतलब होता है वाटर से, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है या हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है, जो पानी से, चलते पानी से जो बिजली बनती है उसको हम हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट का काम, उसका नाम दे दिया हुआ है। तो हाई राइज डैम्स होते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे डैम होते हैं जो बनाए जाते हैं ऑन द रिवर, नदी के ऊपर बनाए जाते हैं। तो आपको पता है कि पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है और जब गर्मियों में वो बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी नीचे को आता है, पहाड़ों से अपना रास्ता बनाता हुआ नीचे को आता है। तो वो नदी में पानी हमेशा जो होता है वो चलता रहता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो पहाड़ हैं वहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ी होती है और गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है। तो धीरे धीरे वो पिघलती है, नदियों में धीरे धीरे पानी हमेशा ही आता रहता है। जो साउथ की नदियाँ हैं वहाँ पर सिर्फ बरसात के टाइम पे पानी आता है। तो हमने तो वैसे ये जो साउथ की नदियाँ हैं वहाँ पर भी डैम बनाए हुए हैं। तो कृष्णा पे कृष्णा सागर है, और जो नर्मदा पे सरदार सरोवर है वहाँ पर भी डैम बनाए हुए हैं, कृष्णा पे भी बनाए हुए हैं, महानदी पे भी हैं। ऐसी साउथ की जो नदियाँ हैं वहाँ पर भी बहुत सारे डैम बनाए हुए हैं। तो टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर, पानी की जो फ्लो है उसको रोकने के लिए, उसको जमा करने के लिए, उसका रेजरवायर बनाने के लिए हम डैम बनाते हैं। एंड देयर बाई कलेक्ट वाटर इन लार्ज रेजरवायर्स। रेजरवायर होता है यहाँ पर पानी जमा होता है। द वाटर लेवल राइजेज, वहाँ पर पीछे से पानी आता रहता है तो उसका पानी का जो लेवल है वो ऊंचा हो जाता है। एंड इन दिस प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी और फ्लोइंग वाटर, जो पानी में चलते हुए पानी के अंदर जो ऊर्जा होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो उसकी जो एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। यानी कि वो जो जब पानी ऊंचा हो जाता है तो उसकी जो एनर्जी है किनेटिक एनर्जी, वो बाद में खड़े पानी की जो एनर्जी होती है बाई इट्स पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हाई लेवल का जो डैम का पानी है उसको नीचे पाइप के थ्रू नीचे गिराते हैं तो टरबाइन पे डालते हैं। टरबाइन के बॉटम पे जो होता है वाटर जो होता है रिजर्वायर का, वो
दोबारा नदी के द्वारा भर दिया जाता है। जहाँ पीछे बारिश होती है तो पानी भरता रहता है, तो वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पानी बार बार आता रहता है। तो वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज गेटिंग यूज्ड अप द वे फॉसिल फ्यूल्स वुड गेट फिनिश्ड वन डे। तो जैसे हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, पेट्रोलियम गैस और नेचुरल गैस जो हैं, ये वाली चीज़ें जो होती हैं, यहाँ से पेट्रोल और डीजल जो हमारे सोर्सेज हैं, फ्यूल्स हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो तो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। लेकिन ये जो हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट है, इसमें जो पानी है पीछे से आता ही रहता है, बर्फ़ पड़ती ही रहती है और बर्फ़ पिघलती रहती है, पानी पीछे से आता ही रहता है। तो ये ऐसा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो चलता रहता है। वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स का जो है उसके यूज्ड अप होने का हमें डर नहीं होता, तो ये फिनिश नहीं होता। तो बिग डैम्स हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स। फिर भी हमारे जो बड़े बड़े हम डैम बनाते हैं उसके साथ भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं जुड़ी हुई हैं इसके साथ में। तो वो अलग बात है। द डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस। तो हम सिर्फ चुनी हुई जगह पर भी, ऐसी जगह पर ही डैम बना सकते हैं, और प्रेफरली इन हिली टेरेन्स, जो ऊंची पहाड़ियों वाले इलाके, पहाड़ी इलाके में डैम बना सकते हैं। लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन आर टू बी सेक्रीफाइस्ड एज दे गेट सबमर्ज्ड। तो जब एक डैम बनता है तो उसके अंदर, पानी के अंदर, बहुत सारी एग्रीकल्चर वाली ज़मीन जो होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की झोपड़ियाँ, घर होते हैं, तो वो सब कुछ पानी में डूब जाता है। तो और दूसरा है, इकोसिस्टम भी प्रभावित होता है। तो वहाँ पर वृक्ष वगैरह जो होते हैं, जहाँ सारा कुछ वेजिटेशन होती है, वो सारी पानी के अंदर डूब जाती है। और वेजिटेशन विच इज़ समर्ज्ड रॉट्स अंडर एनारोबिक कंडीशंस। तो हवा के बिना की कंडीशन में जो वेजिटेशन पानी के अंदर डूब जाती है वो गल जाती है। तो उसके गलने से वहाँ पर मीथेन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो जो मीथेन गैस है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि हवा में अगर मीथेन गैस की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये गर्मी को अब्जॉर्ब करती है, सूरज की गर्मी को अब्जॉर्ब करती है, जिससे टेम्परेचर राइज होता है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन ऑफ rise to amount of methane which is also greenhouse gas. It creates the problem of satisfactory rehabilitation of displaced people. तो इससे हमें दूसरे लोगों को, जो वहाँ से जिनका क्षेत्र पानी में डूब गया, तो उन लोगों को हमें वहाँ से दूसरी जगह में शिफ्ट करके उनको घर देने पड़ते हैं। तो इसके लिए लोग जो हैं काफ़ी सारे, वो इन डैम्स का विरोध करते हैं, क्योंकि जो अमीर लोग हैं, जिनको डैम से जो बिजली बनती है उनसे उनकी फैक्ट्रियां चलती हैं, तो उनको लाभ होता है। तो वो तो इसके पक्ष में रहते हैं कि डैम बनने चाहिए, डैम की ऊंचाई, हाइट बढ़ानी चाहिए। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनका वहाँ पर घर होगा, जिनकी वहाँ पर ज़मीन होगी, जिनका वहाँ पर क्षेत्र होगा, उनका विरासत होगी, उनके माँ बाप ने उनको दिया होगा, तो वो सारा पानी के अंदर चला जाता है। तो उनको भी एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होना पड़ता है। उनकी लाइफ जो होती है वो बहुत बर्बाद हो जाती है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टीडी डैम साथ था, जैसे रिवर गंगा पे एक टीडी डैम बनाया था, तो जहाँ एक सरदार सरोवर बनाया है जो रिवर नर्मदा पे है, वहाँ पर जो लोग हैं वो सारे इस डैम की ऊंचाई को, हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। तो उसमें बहुत लोग उसके पक्ष में नहीं हैं। तो इससे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो आगे है इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं उसके यूज़ करने में हमें कुछ ऐसे परिवर्तन करने पड़े तकनीक के बारे में। उसकी तरक्की करने के लिए हमने ये एक और हमारा सोर्स है एनर्जी का, वो है बायोमास। अब बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग, मास होता है जो जीव, जो जितने भी जीव होते हैं उनके शरीर के अंदर जो सारा मैटर होता है उसको हम बायोमास कहते हैं। तो ये जो इसका बायोमास का असली मतलब जो है लकड़ी से है या गोबर से है।
तो वी मैंशनड अर्लियर दैट वुड हैज़ बिन यूज्ड एज फ्यूल फॉर लॉन्ग टाइम। तो काफ़ी देर से हम मतलब पहले भी आपको हमने बताया है कि लकड़ी जो थी वो बहुत देर से हम उसको फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर, जलावन के तौर पर यूज़ करते रहे हैं। इफ़ वी कैन इंश्योर दैट एनफ ट्रीज़ आर प्लांटेड, अगर हम इस बात का मतलब वादा करें कि हम बहुत सारे वृक्ष लगाएंगे, एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फायरवुड कैन बी एश्योर्ड, तो उससे हमें बहुत देर तक लकड़ी का वाला ईंधन जो है काफ़ी मात्रा में मिलता रह सकता है। यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ काउडंग केक्स एज फ्यूल। तो हमें ये भी पता है कि गाय के या भैंस के जो गोबर है, उसके गोबर से तो हम लोग उसकी पाथियाँ जब उपले बनाते हैं तो उसको भी हम ईंधन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसका यूज़, असल यूज़ जो उसका चाहिए वो होता है वहाँ पर खेतों में मैन्योर डालने के लिए। गिवन द लार्ज लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, तो लाइव स्टॉक हम बोलते हैं बेटा, लाइव स्टॉक कहते हैं जो हमारे देश में बहुत सारे जो पशु हैं। तो पहले जो होता था ऐसे कि हम बैल जो होते थे, गाय जो होती थी, गाय से तो हमें दूध वगैरह मिलता है। तो बैल जो होते हैं हमारा भार ढोने का या दूसरा काम करते हैं, हल चलाने का काम करते हैं। तो अभी ट्रैक्टर वगैरह आ गए तो उनकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता हमें नहीं है, इसलिए हम इतने रखते नहीं हैं। लेकिन फिर भी गांव में बहुत ज़्यादा हमारे पास बैल ऐसे हैं जिनके गोबर की हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होता है, तो उसकी बहुत सारी पॉपुलेशन है। तो दिस आल्सो श्योर एज ए स्टडी सोर्स ऑफ फ्यूल। तो गोबर जो है फ्यूल का एक साधन है। लेकिन जो हम उपले बनाते हैं उसकी जगह हम बायोमास को दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं। दीज फ्यूल्स आर प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स का प्रोडक्ट होता है, इसलिए सोर्स को हम बायोमास कहते हैं। दीज फ्यूल्स हाउएवर डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट, इनसे इतनी ऊर्जा ताप उतना नहीं पैदा होता। ऑन बर्निंग एंड ए लॉट ऑफ स्मोक इज़ गिवन आउट, तो उससे धुआं भी बहुत होता है व्हेन दे आर बर्नट। देयरफॉर टेक्नोलॉजिकल इनपुट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दीज फ्यूल्स आर नेसेसरी, तो इनका एफिशिएंसी, उनकी जो कार्यक्षमता उसकी है वो फ्यूल की वो बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए इसमें तकनीकी तौर पर हम इसमें बदलाव करते हैं। व्हेन वुड इज़ बर्नट इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब लकड़ी को ऑक्सीजन की बहुत कम सप्लाई में जलाया जाता है, वाटर एंड वोलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट इन इट गेट रिमूव्ड, तो उसमें पानी और जो इसमें गंदा मादा जो हवा होती है वो रिमूव हो जाती है। तो चारकोल इज़ लेफ्ट बिहाइंड, उसमें लकड़ी में से लकड़ी का कोयला जो है वो बच जाता है, जो धोबी लोग करते हैं ना, अपने प्रेस में डालते हैं, तो उससे, या फिर घर में हम अंगीठी द्वारा कोयला जलाते हैं तो उसमें से धुआं बहुत कम निकलता है, तो वो चारकोल भी हम यूज़ करते हैं। लकड़ी जब जलाते हैं तो धुआं बहुत होता है, लेकिन चारकोल जलाते हैं तो धुआं नहीं होता। तो चारकोल बर्न्स विदाउट फ्लेम, तो वो बिना दीप्ति से जलता है, तो कंपैरेटिवली वो स्मोकलेस होता है, तो उसकी हीट जनरेशन जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो काऊ डंग है, गोबर है, वेरियस प्लांट मटेरियल्स है, उसका बचा कुचा सामान है, और हार्वेस्टिंग क्रॉप्स का भी बचा कुचा जो सामान है, वेजिटेबल वेस्ट है, सीवेज का डिकम्पोज्ड जो खाली करके हम सीवरेज को साफ़ करके जो निकलता है वो भी वेस्टेज है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायोगैस के लिए होती हैं। इसको बड़े एक नीचे ज़मीन के अंदर एक टैंक बनाते हैं, उसके अंदर गोबर वगैरह जो डालते हैं उसको ऊपर से बंद कर देते हैं, उसको गोबर गैस प्लांट कहते हैं। तो उसमें से जो उसके फर्मेंटेशन से, गोबर के फर्मेंटेशन से, तो उसमें स्लरी होती है, तो उसके द्वारा जो गोबर है उसमें से गैस निकलती है। वो गैस ऊपर वाले टैंक में भर जाती है। टैंक दो टाइप का होता है, एक डोम टाइप टैंक होता है, एक फ्लोटिंग टाइप टैंक होता है। तो ये वाली जो गैस है घरों में पाइपों द्वारा सप्लाई की जाती है। यहाँ पर किसी किसान के पास 32-40 पशु होंगे तो वो उसमें डालता रहता है, गोबर उसमें डालता रहता है, उसके बाद उसमें गैस जो है लगातार बनती रहती है, उसमें कंटिन्यूसली गैस हमें मिल जाती है। तो ये इसकी डायग्राम ये है। तो यहाँ पर ये नीचे टैंक है, इसको हम डाइजेस्टर बोलते हैं। इस तरफ से हम स्लरी
पानी में घोल के गोबर को इस तरफ से डालते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी दीवारें हैं, ये इसका डोम है। ये डोम में जो गैस का टैंक है, यहाँ से गैस इसमें जाती रहती है। जब गैस इसमें भर जाती है तो गैस के प्रेशर से जो इस गोबर को पुश करके इस तरफ से बाहर निकाल देती है। तो ये जो गोबर होता है इसमें से गैस निकल गई, गैस हमने इस आउटलेट से प्राप्त कर ली और ये जो गोबर है इस तरफ को धक्का लग गया गैस के द्वारा, तो ये इस तरफ से निकल गया। तो ये जो गोबर है इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज मैन्योर और फर्टिलाइज़र के तौर पर इसको खेत में खाद के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है जिसमें से गैस भी निकलती है और गोबर भी हमारा काम आ जाता है। और ये जो गैस होती है इसका जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। तो इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है, इसकी डायग्राम आपने अपनी कॉपी पे बनानी है। तो इसमें डाइजेस्टर होता है, पाइप्स होते हैं। तो ये बहुत एक्सलेंट फ्यूल है। 75% इसके अंदर मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस का फार्मूला होता है CH4। तो ये बहुत एफिशिएंट गैस है, ब्लू लाइट से जलती है। तो इसमें से जो रेजिड्यू बचता है, इसके स्मोक भी नहीं होता, तो इसमें जो रेजिड्यू बचता है, ऐश भी नहीं बचती। जैसे लकड़ी में स्वाह बचती है तो इसमें ऐसा पीछे कुछ नहीं बचता, चारकोल जो होता है। तो इसकी हीटिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। बायोगैस इज़ आल्सो यूज्ड इन लाइटिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। एंड ए रिमूव्ड पीरियोडिकली एंड यूज्ड एज एक्सलेंट मैन्योर जो होती है खाद की, वो भी पीछे से बच जाती है। तो नाइट्रोजन में और फास्फोरस में रिच बनता है। जो उनका बाकी पीछे जो गोबर बचता है उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन होते हैं, खेतों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट सीवेज मटेरियल provides a safe and efficient method of डिस्पोज़ल। तो सीवरेज के चीज़ें जो बचती हैं वो भी डिस्पोज अप हो जाती हैं। तो इसमें एनर्जी भी सप्लाई होती है और खाद भी सप्लाई होती है। तो ये बहुत अच्छा एक रिन्यूएबल साधन है। तो ये हो गया आज का आपका साइंस का काम। ओके।